हर फिल्मकार का यह सपना होता है कि वो बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्में बनाए जो न केवल बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे कमाए बल्कि वर्षों तक लोग उस फिल्म की चर्चा करें। मशहूर निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली साहब और उनकी साल 1976 में आई फिल्म नागिन इसका अनुपम उदाहरण है, जिसमें उस दौर के कई बड़े स्टार्स हों, उसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी नागिन फिल्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इससे जुड़े कई रोचक तथ्यों पर बात होगी, जैसे कि यह फिल्म साल 1940 की किस कहानी से प्रेरित थी, राजकुमार कोहली आखिर इस फिल्म को केवल खलनायकों के साथ ही क्यों बनाना चाहते थे, ऐसा क्या हुआ कि बाद में इस फिल्म में बहुत से हीरोज को लिया गया, इस फिल्म में नागिन की भूमिका शुरू में कौन सी एक्ट्रेस निभाने वाली थी और किस कारण उन्होंने मना कर दिया, फिल्म में धर्मेंद्र साहब को आखिर कौन सी भूमिका ऑफर की गई थी और उन्होंने उसे क्यों ठुकरा दिया, राजकुमार साहब और विनोद खन्ना ने आखिर इस फिल्म में नाग की भूमिका निभाने से क्यों इनकार कर दिया था, आखिर किस बात से मजबूर होकर फिरोज खान को यह फिल्म करनी पड़ी थी, फिल्म में नाग नागिन के शानदार कपड़ों को किस मशहूर हस्ती ने तैयार किया था, फिल्म की इतनी बेशुमार सफलता के बाद आखिर इसका सीक्वल क्यों नहीं बनाया जा सका। तो फिर नागिन फिल्म से जुड़ी ऐसे कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिल्म नागिन के निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली ने अपने कैरियर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की थी, जहां वो राजेंद्र कोहली के नाम से बतौर निर्माता सक्रिय रहे, जो कि उनका असली नाम था। इस दौरान उन्होंने साल 1963 में सपनी, 1964 में मैं जट्टी पंजाब दी, 1967 में पिंड दी कुड़ी जैसी कुछ एक पंजाबी फिल्में बनाई, लेकिन शुरू से ही वो एक बड़ा फिल्मकार बनना चाहते थे और इसी सपना को साकार करने के लिए उन्होंने हिंदी फिल्मों के निर्माण में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। इस कड़ी की शुरुआत उन्होंने साल 1965 में आई फिल्म लुटेरा से की, जिसमें दारा सिंह, बेला बोस, हेलेन, हीरालाल, जीवन और पृथ्वीराज कपूर जैसे उस दौर के कई नामी गिरामी एक्टर्स को लिया गया। इसके बाद उन्होंने साल 1969 में आई डंका और शत तथा 1970 में आई मुजरिम जैसी कुछ एक और हिंदी फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। राजकुमार कोहली अपने धुन के पक्के इंसान थे, जिसका प्रमाण है कि अब भी वो फिल्मों के निर्माण में सक्रिय रहे और साल 1972 में फिल्म गोरा और काला लेकर आए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और कमाई के मामले में साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म रही। हिंदी फिल्मों में राजकुमार कोहली अब तक केवल निर्माता के तौर पर सक्रिय थे और उन्हें एक निर्देशक का मोहताज रहना पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्मों के तर्ज पर हिंदी फिल्मों को भी निर्देशित करने की सोची और इसके लिए उन्होंने एक छोटे बजट की फिल्म की शुरुआत की, जो कि अगले साल 1973 में कहानी हम सब के नाम से रिलीज हुई। अपने बजट के अनुसार फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया, जिससे राजकुमार कोहली के बतौर निर्देशक हौसले बुलंद हो गए। अब वो किसी ऐसी कहानी की तलाश में थे जिस पर एक बड़े बजट की फिल्म बनाई जा सके। इसी क्रम में उन्हें फिल्म लेखक राजेंद्र सिंह आतिश ने फिल्म नागिन का कॉन्सेप्ट सुनाया। आज की इस वीडियो के लिए जब मैंने गहराई से रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे कई दिलचस्प बातें पता चली। मसलन फिल्म नागिन साल 1940 की किस कहानी से प्रेरित है और किस प्रकार भारतीय जनमानस के दिमाग में यह वहम डाल दिया गया कि सांपों के आंखों में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है और उसी को देखकर सांप का साथी प्रतिशोध लेता है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि इसके नायकों में से एक के द्वारा गलतफहमीवश नाग की हत्या कर दी जाती है और नागिन अपने नाग की आंख में हत्यारे और उसके साथियों की तस्वीर देखकर उनसे बदला लेना शुरू कर देती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नागिन के द्वारा बदला लेने के इर्द गिर्द बुनी गई यह पहली हिंदी फिल्म थी। हाँ, यह भी एक तथ्य है कि सांपों को लेकर इससे पहले भी कुछ एक फिल्में बन चुकी थी, जिनमें एक मशहूर नाम है साल 1954 में आई प्रदीप कुमार और वैजंती माला स्टारर फिल्म नागिन का, जिसमें हेमंत कुमार के कालजयी धुनों से सजे कई गीत थे, जिनमें से एक मेरा दिल ये पुकारे आजा पिछले दिनों खूब वायरल भी रहा। इसी फिल्म में पहली बार कले वायलिन पर बजाया गया नागिन धुन भी सुना गया, जो कि आगे चलकर हर नाग नागिन फिल्मों में आंशिक बदलावों के साथ प्रयोग भी होता रहा। खैर, ज्यादा विषयांतर होने की आवश्यकता नहीं है और अब हम वापस लौटते हैं अपने मुख्य विषय की तरफ, जिसमें हम फिल्म की कहानी पर चर्चा कर रहे थे। आपको यहाँ यह जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि फिल्म में नागिन के द्वारा जो बदला लिए जाने का एंगल है, दरअसल असल कहानी में नागिन न होकर एक सामान्य स्त्री थी, जो कि अपने पति के हत्यारों से बदला लेती है। वास्तव में नागिन फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन साल 1940 में प्रकाशित एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित है। उस उपन्यास का नाम था द ब्राइड वोर ब्लैक। इस उपन्यास को लिखा था विलियम आयरिश के छद्म नाम से कॉर्नेल वुलरिच ने। यह उपन्यास एक ऐसी स्त्री की कहानी कहती है जिसके पति की हत्या शादी वाले दिन ही कर दी जाती है। यह हत्या गलती से हुई होती है और मुख्य हत्यारा तथा उसके दोस्त कानूनी पचड़ों से बचने के लिए सारे मामले को षड्यंत्र करके छुपा देते हैं। इसके बाद शुरू होता है उस स्त्री का बदला, जो एक एक करके सभी की हत्या करना शुरू कर देती है और अंत में जब वो इस सच्चाई से रूबरू होती है कि उसके पति की हत्या भूलवश किसी व्यक्ति के द्वारा कर दी गई है, तो वो पछतावे से घिर जाती है। कमोबेश ऐसा ही स्टोरी लाइन फिल्म नागिन में भी रखा गया, जहाँ सामान्य दुल्हा दुल्हन को नाग नागिन में बदल दिया
किया गया। भारतीय दर्शक जो शुरू से ही अलौकिक कहानियों के दीवाने थे, उन्हें एक विदेशी उपन्यास की कहानी को देशी चाशनी में डुबोकर परोसा गया और दर्शकों ने इसे न केवल हाथों हाथ लिया, बल्कि इसी फिल्म के बाद लोगों में यह भ्रम भी फैल गया कि सांपों के आंख किसी कैमरे से कम नहीं होते और उनमें हत्यारों के फोटो खींच जाते हैं। आज भी लोग नाग नागिन के बदले से बचने के लिए सांपों को मारने के बाद उनका सिर कुचलना नहीं भूलते ताकि वो उक्त कैमरे को नष्ट कर सके। हाँ, यहाँ इस बात से भी पूर्ण रूप से इनकार करना गलत हो सकता है कि इच्छाधारी नाग नागिन और नागमणि का अस्तित्व नहीं है। दरअसल शिव पुराण में इसका जिक्र साफ साफ मिलता है कि जो नाग नागिन अपने जीवन के 100 वर्ष भगवान शिव की तपस्या में बिताते हैं, उनसे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उन्हें नागमणि देते हैं, जिसके शक्ति से वो नाग नागिन न केवल इच्छाधारी बन जाते हैं बल्कि मृत्युंजय भी हो जाते हैं। खैर, वापस लौटे फिल्म नागिन की कहानी पर तो यहाँ यह भी जानना बेहद दिलचस्प है कि 1940 में छपी द ब्राइड वोर ब्लैक नामक जिस उपन्यास से यह फिल्म प्रेरित थी, साल 1968 में उसी उपन्यास पर ला मैरी एटेट एंड नोयर नाम से एक फ्रेंच फिल्म भी बनाई गई थी। बताता चलूं कि यह फ्रेंच फिल्म अंग्रेजी में द ब्राइड वोर ब्लैक के नाम से ही अमेरिका समेत कई अंग्रेजी भाषी देशों में रिलीज किया गया था। अब यहाँ विमर्श का विषय यह हो जाता है कि फिल्म नागिन के निर्देशक राजकुमार कोहली और कहानी लेखक राजेंद्र सिंह आतिश ने वास्तव में उपन्यास से प्रेरणा ली थी या इस अंग्रेजी अनुवादित फ्रेंच फिल्म से। वैसे इस संबंध में जब मैंने फिल्मों के कुछ जानकारों से मत लिया तो उनका मानना यह है कि उन दिनों और आज भी इस उपन्यास की प्रसिद्धि भारत में उतनी नहीं है जितनी की किसी विदेशी फिल्म की, खास करके वैसी फिल्म की जिसमें एक रोमांचक कहानी के साथ साथ कुछ एक उत्तेजक और कामुक दृश्य भी रखे गए हों। हाँ, यह एक सच यह भी है कि यहाँ के फिल्मकार अक्सर किसी विदेशी फिल्म की कहानी से ही प्रभावित होते हैं, न कि किसी विदेशी साहित्य से। खैर, अब राजकुमार कोहली के पास एक शानदार कहानी आ चुकी थी जिस पर एक दमदार फिल्म बनाई जा सकती थी, लेकिन अब भी एक विकट समस्या फिल्म को शुरू करने में रोड़ा अटका रही थी। वास्तव में ओरिजिनल फिल्म द ब्राइड वोर ब्लैक के कास्टिंग में जया मोराव जैसी उस दौर की खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री के अलावा कोई बड़ा हीरो नहीं था, बल्कि फिल्म में केवल खलनायकों की भरमार थी। राजकुमार कोहली ने इसी तर्ज पर फिल्म में एक नायिका जो नागिन बनती है और बाद बाकी किरदार जिनका नागिन हत्या करती है, उसके लिए उस दौर के 5 नामी गिरामी खलनायकों को लेने की सोची। इस संबंध में कोहली साहब ने नागिन की भूमिका के लिए सायरा बानो और खल चरित्रों के लिए के.एन. सिंह, जीवन, प्राण, प्रेम चोपड़ा और प्रेमनाथ से बात कर ली। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगले कुछ दिनों में राजकुमार कोहली जिस किसी को भी अपनी आगामी फिल्म का कॉन्सेप्ट और कहानी सुनाते, वो इनसे कहता कि आप गलती कर रहे हैं। किसी नामी ग्रामी एक्टर, रोमांटिक एंगल और गानों के बिना कोई फिल्म बनाई जा सकती है क्या? मामला सचमुच बड़ा गंभीर था। ऐसे में काफी विचार विमर्श के बाद राजकुमार कोहली इस नतीजे पर पहुंचे कि फिल्म की कास्टिंग में बदलाव किया जाए और खलनायकों के जगह पर उस दौर के स्थापित नायकों को लिया जाए। लेकिन समस्या अब भी जस की तस बनी रही, क्योंकि राजकुमार कोहली जिस भी एक्टर के पास फिल्म की कहानी लेकर जाते थे, वो अपने किरदार के नकारात्मक होने की बात सुनकर ही बिदक जाता। ऐसे में फिल्म के लेखक राजेंद्र सिंह आतिश और राजकुमार कोहली एक बार फिर से कहानी पर पुनर्विचार करने के लिए बैठे और इसमें कई आवश्यक बदलाव करके इसे दुरुस्त किया। इधर फिल्म के स्क्रिप्ट में बदलाव के बाद जब इसमें नागिन की भूमिका निभाने को तैयार सायरा बानो को पता चली तो उन्होंने बदलाव के बाबत जानकारी चाहिए। कहानी में सचमुच काफी बदलाव आ चुका था। न केवल उनके कई दृश्य कट चुके थे, बल्कि उनका किरदार भी पूर्ण रूप में नकारात्मक नजर आ रहा था। ऐसे में सायरा बानो ने राजकुमार कोहली को अपनी आपत्ति जताते हुए फिल्म छोड़ दी। पर राजकुमार कोहली के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनके स्क्रिप्ट में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिसके खातिर फिल्म से कोई भी बड़ा एक्टर जुड़ने को तैयार हो जाएगा। इसी भावना से वशीभूत होकर वो फिल्म का ऑफर लेकर धर्मेंद्र साहब से मिले और उन्हें फिल्म में वो भूमिका ऑफर की जिसे बाद में सुनील दत्त साहब ने निभाया। वास्तव में धर्मेंद्र साहब को जब यह बताया गया कि फिल्म में उनके अलावा अन्य स्टार्स को भी लिया जाना है तो उन्हें लगा कि उनके हिस्से औसतन कम स्क्रीन टाइमिंग आएगा। ऐसे में उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर फिल्म को छोड़ दिया। वैसे अगर इस फिल्म में धर्म जी की उपस्थिति होती तो बात कुछ और ही होती, लेकिन सुनील दत्त भी इस भूमिका में लाजवाब लगे हैं और फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर यह भूमिका कोई और निभा नहीं सकता। हाँ, यहाँ ये भी सच है कि इस भूमिका में धर्मेंद्र की सिनेमाई छवि के हिसाब से कुछ भी नहीं था। न तो इसमें उन्हें एक्शन करने को मिलता और न ही कॉमेडी। संभवतः यह भी एक कारण हो सकता है कि धर्मेंद्र जी ने यह फिल्म छोड़ी हो। धर्मेंद्र जी के बाद फिल्म में नाग की भूमिका के लिए राजकुमार साहब से संपर्क किया गया, लेकिन एक तो रोल की कम लंबाई और दूसरी बहुत से स्टार्स की उपस्थिति की बात सुनकर राजकुमार साहब ने फिल्म को मना कर दिया। ऐसे में कोहली साहब ने इस रोल की बाबत विनोद खन्ना जी से बात की, जिन्हें फिल्म का कॉन्सेप्ट और अपनी भूमिका बहुत पसंद आया। साथ ही उन्हें अपनी भूमिका की लंबाई से भी कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन वो चाहकर भी फिल्म को नहीं कर पाए। इसके पीछे का जो कारण उन्होंने बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल विनोद खन्ना जी को सांपों से डर लगता था, अतः उन्होंने राजकुमार कोहली से कहा कि हम डुप्लीकेट सांपों के साथ फिल्म नहीं कर सकते हैं क्या? यह सुनकर राजकुमार कोहली बड़े पशोपेश में पड़ गए कि पूरी फिल्म ही नाग नागिन के इर्द गिर्द घूमती है और वही इसके आकर्षण के केंद्र भी हैं। ऐसे में डुप्लीकेट सांपों का इस्तेमाल करने से पूरी फिल्म ही एक मजाक बनकर रह जाएगी।
जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजकुमार कोहली ने विनोद खन्ना को फिल्म से जाने दिया और अन्य विकल्पों पर विचार करने लगे। इसी दौरान वो अन्य किरदारों की कास्टिंग भी कर रहे थे और इसी सिलसिले में एक दिन वो जितेंद्र साहब से मिले और उन्हें फिल्म में एक किरदार ऑफर किया, जिसे आगे चलकर एक्टर अनिल धवन साहब ने निभाया। यह वही किरदार था जो नाग को गोली मारता है। जितेंद्र साहब ने पूरी कहानी सुनी और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यह किरदार उनके छवि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में राजकुमार कोहली ने उनसे कहा कि फिल्म में बचे हुए अन्य किरदारों में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। जितेंद्र साहब ने झट से कहा कि उन्हें नाग की भूमिका बेहद पसंद आ रही है। यह भूमिका भले ही छोटी है लेकिन इसमें मेरे करने लायक काफी कुछ है, जैसे कि इसे मैं अपने डांसिंग स्किल से और आकर्षक बना सकता हूँ। राजकुमार कोहली को भला इसमें क्या आपत्ति होती। उन्होंने उसी वक्त जितेंद्र को फिल्म के लिए चुन लिया। अब नाग तो तय हो गया, लेकिन इसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अर्थात नागिन की भूमिका के लिए किसी बड़ी एक्ट्रेस की जरूरत थी। ऐसे में कोहली साहब ने इस भूमिका के लिए क्रमशः रेखा, नीतू सिंह और योगिता बाली को अप्रोच किया, लेकिन तीनों ने ही सायरा बानो के तर्ज पर इसे यह कहकर मना कर दिया कि इस किरदार की नकारात्मकता कहीं उनका कैरियर ही न ले डूबे। बहरहाल रेखा और योगिता ने नागिन की भूमिका तो ठुकरा दी, लेकिन इसमें अन्य भूमिकाओं को चुनकर फिल्म में बनी रही। वहीं नीतू सिंह ने फिल्म से पूर्णतः किनारा कर लिया। अलग अलग अभिनेत्रियों के द्वारा नागिन की भूमिका को यूं ठुकराए जाने के बाद राजकुमार कोहली काफी परेशान हो उठे और अपनी यह समस्या फिल्म के लिए चयनित एक्टर सुनील दत्त और जितेंद्र साहब के सामने रखा। ठीक इन्हीं दिनों सुनील दत्त और जितेंद्र उम्र कैद नामक एक फिल्म कर रहे थे, जिसमें उनके साथ रीना रॉय भी काम कर रही थी। ऐसे में दोनों ने रीना रॉय को फिल्म नागिन के बाबत बताया और उन्हें नागिन की भूमिका ऑफर की। यहाँ रीना रॉय के साहस को देखिए कि उस वक्त उनकी आयु महज 17 वर्ष की थी और यह जानते हुए कि कई अभिनेत्रियों ने इसे पहले ही ठुकरा दिया है, उन्होंने नागिन बनना स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि रीना रॉय की मां ने भी उनसे कहा था कि तुम इस फिल्म को मत करो, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि नागिन के किरदार में जान ही फूंक दिया। कहते हैं कि इस फिल्म के बाद आम लोग पब्लिक प्लेस में उनसे दूर भागते थे और कोई इतना साहस भी नहीं जुटा पाते थे कि रीना रॉय से फोटो या ऑटोग्राफ मांग सके। यह रीना रॉय की दमदार अभिनय ही थी कि राजकुमार कोहली ने उन्हें अपने प्रोडक्शन की आगामी हर फिल्म में लिया, जब तक कि रीना रॉय ने शादी करके फिल्मों को अलविदा नहीं कह दिया। बात करें फिल्म से फिरोज खान के जुड़ने की, तो इसके पीछे भी एक बेहद रोचक कारण है। दरअसल इन दिनों फिरोज खान अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट धर्मात्मा पर काम कर रहे थे और वो इस फिल्म को एक बड़े स्केल पर बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इसका अच्छा खासा बजट भी रखा था, पर एक समय के बाद फिल्म ओवर बजट हो गई। ऐसे में फिल्म को पूरा करने के लिए फिरोज खान को अन्य निर्माताओं की 7 फिल्में साइन करनी पड़ी थी, जिसमें एक फिल्म नागिन भी रही। गौरतलब है कि एक ही समय में इतनी सारी फिल्मों के लिए काम करना फिरोज खान को काफी मुश्किलों में डाल दिया था, लेकिन वो भी एक जुनूनी फिल्मकार थे और अपनी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और कितनी भी मेहनत करने को तैयार रहते थे। उनका यह मेहनत फिल्म धर्मात्मा को देखते हुए महसूस भी होता है कि उन्होंने कितनी मेहनत से यह फिल्म बनाई थी। बहरहाल वापस लौटे फिल्म नागिन के कास्टिंग की ओर, तो यह भी जानना बेहद रोचक है कि राजकुमार कोहली ने इस फिल्म में राकेश रोशन और बिंदिया गोस्वामी की जोड़ी को भी साइन करने की कोशिश की थी, लेकिन राकेश रोशन ने जहां रोल की लंबाई के चलते फिल्म छोड़ दी, वहीं बिंदिया गोस्वामी को फिल्म में अपने एक बोल्ड सीन पर ऐतराज था। दरअसल यह एक बेडरूम सीन था जिसमें उन्हें अपने पति के किरदार के साथ रोमांस करते हुए दिखना था। खैर राकेश रोशन और बिंदिया गोस्वामी के फिल्म छोड़ने के बाद उनकी भूमिकाओं में कबीर बेदी और नीलम मेहरा को चुन लिया गया। बात करें फिल्म से संजय खान के जुड़ने की, तो उन्हें जब ये फिल्म ऑफर की गई थी उस वक्त उनको भी अन्य एक्ट्रेस की भांति अपनी भूमिका बेहद छोटी मालूम हुई थी, लेकिन चाहकर भी वो इसे मना नहीं कर पाए, जिसका कारण था साल 1969 में राजकुमार कोहली की फिल्म शर्त, जिसमें संजय खान ने लीड रोल निभाया था और उसकी शूटिंग के दौरान से दोनों में काफी प्रगाढ़ मित्रता हो गई थी। लेकिन यह जानना भी बेहद रोचक है कि इस मित्रता से पहले दोनों के बीच एक ऐसी दुश्मनी भी हुई थी कि वो कोर्ट तक जा पहुंचे थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि फिल्म शर्त की कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद संजय ने आगामी शूटिंग यह कहकर रोक दी कि अभी वो अन्य फिल्मों में काफी व्यस्त हैं। यह सुनकर राजकुमार कोहली को धक्का तो अवश्य लगा, लेकिन उन्होंने भी संजय को बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि शूटिंग नहीं तो पैसे भी नहीं। ऐसे में संजय कोर्ट तक जा पहुंचे, जहां फैसला राजकुमार कोहली के पक्ष में आया। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजकुमार कोहली ने संजय को पैसे भिजवाए और शूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए कहा। संजय राजकुमार कोहली के इस व्यवहार के मुरीद हो गए और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई तथा इसी कारण संजय ने अपनी छोटी भूमिका के बावजूद फिल्म नागिन को मना नहीं किया। खैर अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि आखिर किस तरह से फिल्म नागिन के बनने की शुरुआत हुई और किस तरह इस फिल्म के तमाम लीड एक्टर्स चुने गए। इसके अलावा यहाँ यह भी जानना बेहद रोचक है कि आज के समय में यूट्यूब पर तमाम रोस्टर्स भले इस फिल्म में नाग नागिन के द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम्स का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि इन कॉस्ट्यूम्स को भानु अथैया जैसे दिग्गज कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने तैयार किए थे, जिन्हें आगे चलकर साल 1982 में फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर हासिल हुआ था। बहरहाल तमाम प्रकार की उठापटक और कई कठिनाइयों को झेलते हुए राजकुमार
राजकुमार कोहली ने किसी तरह इस फिल्म को 1,40,00,000 रुपए के खर्च पर तैयार किया और 19 जनवरी 1976 को रिलीज कर दिया। भारतीय दर्शकों के लिए फिल्म का कॉन्सेप्ट सचमुच बेहद यूनिक था और इसी कारण लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3,50,00,000 रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की और न केवल सुपरहिट कहलाई बल्कि साल 1976 में सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों के शीर्ष 3 में भी काबिज हो गई। बताता चलूं कि आगे चलकर साल 1982 के आसपास राजकुमार कोहली ने इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा भी की थी जिसका शीर्षक था लौट आई नागिन और इसकी मुख्य भूमिकाओं में रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, राकेश रोशन, कुमार गौरव और रंजीता को साइन भी किया गया था। लेकिन इन्हीं दिनों रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की बढ़ती दूरियां और साल 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ रीना रॉय की शादी ने सारा खेल बिगाड़ दिया और इसी कारण राजकुमार कोहली ने भी इस सीक्वल को बंद कर देना ही ज्यादा मुनासिब समझा। तो ये थी फिल्म नागिन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर किसी अन्य फिल्म पर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। फिल्मों से जुड़े ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।